जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अरोड़ा IAS एकेडमी में। और ये हमारा जो आपने पहला लेक्चर देखा होगा, ये उसी का आगे का लेक्चर है। और इस लेक्चर के माध्यम से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। यदि आप इस लेक्चर को अच्छे से देखते हो तो संविधान में और जितने सारे प्रावधान हैं ना, उन प्रावधानों को आप अच्छे तरीके से जान पाओगे। मैं आपकी 25 से 30 मिनट लूँगा बस, लेकिन इस 25 से 30 मिनट में पूरे संविधान का ओवरव्यू अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, सारी चीज़ों को मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता चलाऊँगा। जहाँ तक मुझे कोशिश लगेगी डेप्थ में जाने की कोशिश करूँगा। और हमारा यही है कि इसमें जो शब्दावलियाँ हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना है और जो फैक्चुअल डाटा है उस पर फोकस करना है। ठीक है, और कंसेप्ट तो मैं लेकर चल ही रहा हूँ साथ साथ में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये चैप्टर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है और इस चैप्टर में सबसे पहली बात तो ये है कि जो संविधान की जो निर्माण प्रक्रिया थी, हमने उसको समझ ली, अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया। ठीक है, अब ये संविधान की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के माध्यम से आप ये जान पाओगे जो संविधान की जो विशेषता हैं, आखिर कौन कौन सी ऐसी विशेषता हैं जिन पर हमारा संविधान टिका हुआ है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि संविधान में ऐसी ऐसी कौन से प्रावधान हैं जिनके आधार पर संविधान अपना कार्य करता है और किसी देश की जो शासन व्यवस्था होती है वो संचालित होती है। ठीक है, तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है, और सबसे पहली बात मैं आपको पहले ही कह के चलता हूँ, कॉपी पेन साथ में लेकर चलिए, ताकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बेसिक जो PDF में नहीं होती हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि वो भी चीज़ आपको बताता चलूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है यहाँ पर एक PDF नहीं है बल्कि 2-3 किताबों का मिश्रण चल रहा है, ताकि आपको सही तरीके से एक बेसिक कंसेप्ट और जो तुम्हारे फैक्ट हैं उन सबको अच्छे से हम क्लियर कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और उसके बाद मैंने आपको पहले एक चीज़ बताई है, ये जो क्लास है, इस क्लास में हम ये जानेंगे आखिर संविधान की कौन सी विशेषताएं हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, संविधान की विशेषताओं से ही कम से कम जो वनडे एग्ज़ाम है उनमें 1 से 2 क्वेश्चन, और जो UPSC या स्टेट PCS के एग्ज़ाम है इस चैप्टर से वहाँ पर भी क्वेश्चन निकलेंगे। ठीक है, तो कोशिश यही करना, इस वीडियो को अच्छे से देखना है आपको। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा एक सही तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, तो पहले हम प्रस्तावना के बारे में बात करें कि इस जो संविधान की विशेषताएं हैं उसका आधार किस प्रकार से हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहली हम बात करें संविधान की विशेषताओं में, पहली है 1949 में अपनाए गए संविधान के अनेक वास्तविक लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन विशेष रूप से 7वें, 42वें, 44वें और 73वें और 97वें संशोधन में हुए। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो ज़्यादातर जो बदलाव हुए हैं वो 7वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 73वें और 97वें संविधान संशोधन। ठीक है, अब इनमें क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, आगे है 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब आपको एक बात याद रखनी है, क्योंकि 42वां जो संविधान संशोधन था उसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़े गए थे। ठीक है, क्योंकि मूल संविधान में कुछ ऐसी बातें थी जो छूट गई थी, तो हमने 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, और उस संशोधन के माध्यम से क्या है, बहुत सारे प्रावधान जोड़े गए थे, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान का दर्जा दिया गया है। ठीक है, आगे है केशवानंदी भारती मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन होगा, लेकिन मूल ढांचे को ना बदलें। अब देखो एक बात आती है, जो संविधान में जितने सारे प्रावधान है ना, जितने सारे प्रावधान है, हम उनमें संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, शर्त क्या है, शर्त ये निकल के आई, जो केशवानंदी जो भारती वाद था, आपको ये बात याद रखना है, केशवानंदी भारती वाद था। ठीक है, 1973 में आया था, तो इसमें एक बात बोली थी कि आप संशोधन तो कर सकते हो आप, लेकिन संशोधन करने से पहले आपको एक चीज ये जाननी होगी, क्या ये संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि कोई महत्वपूर्ण प्रावधान तो नहीं है, और अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है तो हम उसमें संशोधन कतई नहीं कर सकते। ठीक है, ध्यान रखें, यानी कि संविधान संशोधन करते समय हमें उन बातों को याद रखना है। और ध्यान रखना, अगर हमको पता कैसे चलेगा कि ये संविधान संशोधन हम इसमें कर रहे हैं, ये संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं है,
तो इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, अपने अपने तरीके से सुप्रीम कोर्ट यह निर्णय देता है कि यह संविधान का बेसिक भाग है या नहीं। ठीक है, और किसी को कोई अधिकार नहीं है। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि बेसिक से बेसिक जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी आपको बताता चलूं, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि ये सीरीज हमने बनाई है ये उन बच्चों के लिए है जिनकी संविधान में पकड़ नहीं है, या फिर जो संविधान को पहली बार पढ़ रहे हैं। तो मैं एक एक शब्दावली को एक बेहतर तरीके से आपको बताता चलूंगा। ठीक है, ताकि आपको कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। ठीक है, अगली बात आती है सबसे लंबा और लिखित संविधान। यह संविधान की पहली विशेषता है कि जो हमारा संविधान है वो लिखित और सबसे लंबा संविधान है। ठीक है, अब इस बात को लिखने की आखिर जरूरत क्या पड़ी, हम इसको विशेषताओं के अंतर्गत पढ़ क्यों रहे हैं? पहली बात तो यही आती है। तो देखो समझो इस बात को। पहली बात ये आती है, यहां पे क्या है, लंबा। ठीक है, अब ये शब्द यहां पे लिखा है लंबा। ठीक है, लंबा का मतलब क्या है, इसमें 395 अनुच्छेद, ठीक है, वर्तमान में 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो इस कारण इस संविधान को हम लंबा संविधान कह देते हैं। ठीक है, और आपको एक बात और याद रखनी है, जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान की बात करें, यदि हम 2021 की बात करें तो इसमें क्या है, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, और 22 भाग ही हैं, लेकिन हम उनको 25 गिन लेते हैं, क्योंकि अगर हम ये बात करें कि मूल संविधान में कितने भाग थे, 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में कितने, 25 भाग हैं। ठीक है, अब बात आती है, ये तो हो गया हमारा लंबा, ये लंबा शब्द ऐड किया। अब आती है लिखित संविधान। ठीक है, अब लिखित संविधान का तात्पर्य क्या है? देखो, लिखित संविधान का तात्पर्य यह है, यदि आप देखोगे तो अमेरिका का संविधान लिखित है और हमारे भारत का संविधान लिखित है, लेकिन जो ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित संविधान है। अब देखो, लिखित संविधान क्यों जरूरी है, इस बात पे हम थोड़ी बात करते हैं। आखिर लिखित संविधान है वह क्यों जरूरी है? ठीक है, लिखित जो संविधान है वह क्यों जरूरी है? देखो, आपको पता तो होगा, खैर मैं कोशिश करता हूं। जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, ठीक है, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उस समय, तो क्या था, लेकिन हमारा संविधान को यहां पर एक बात और आपको याद रखनी है कि जो संविधान में, जो चीज संविधान में वर्णित है उसी के आधार पर दंड का प्रावधान है। ठीक है, जो दंड का जो प्रावधान है वह उसी आधार पर मिलेगा जिस आधार पर संविधान में प्रावधान है। ठीक है, अब देखो लिखित संविधान का क्या फायदा होता है और अलिखित संविधान का क्या फायदा होता है। जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तब क्या था, उन्होंने बिना कैबिनेट मंत्री, जो कैबिनेट जो परिषद थी उनकी, ठीक है, जो मंत्री परिषद था, तो उसकी बिना लिखित सिफारिश के आपातकाल लगा दिया था। ठीक है, आपातकाल लगा दिया था और आपातकाल लगा दिया था। ठीक है, उसके बाद जब लगा के देश में समस्या उत्पन्न होने लगी उस आपातकाल से, ठीक है, तो 44वां संविधान संशोधन आया और उस 44वें संविधान संशोधन के बाद एक प्रावधान जोड़ दिया गया। ध्यान रखना, एक प्रावधान यह जोड़ दिया गया कि अब बिना मंत्री परिषद की लिखित सिफारिश के आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 1978 से पहले यह प्रावधान नहीं था। ठीक है, और सपोज करो अगर हमारा संविधान यदि अलिखित संविधान होता, अलिखित संविधान होता तो क्या होता, अलिखित संविधान होता तो इंदिरा गांधी जी के लिए हम दंड की व्यवस्था कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? इस आधार पर कर सकते थे, अब ब्रिटेन है, ब्रिटेन में अलिखित संविधान है, यदि ये स्थिति यदि ब्रिटेन में होती तो क्या होता पता है? ब्रिटेन में ये होता कि वो सिचुएशन को देखते, वो ये देखते कि जो ब्रिटेन में किस प्रकार से इसके दुष्परिणाम हुए हैं, यहाँ पर किन किन प्रकार की समस्याएं हुई हैं, तो वो क्या करते, तुरंत मतलब सिचुएशन को देख करके एक प्रावधान जोड़ देते तुरंत और उनको सजा दे देते। लेकिन भारत के संविधान में ये लिखित नहीं था, ये वाला पॉइंट लिखित नहीं था कि कैबिनेट जो मंत्री परिषद है उसकी सिफारिश हो या ना हो, इसके बारे में कोई भी प्रावधान नहीं था। लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन आया तो उस संशोधन के माध्यम से यह बात बोल दी गई कि यदि देश में आपातकाल लगना है तो मंत्री परिषद या कैबिनेट की लिखित सिफारिश के आधार पर ही आपातकाल लगेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये बात समझ ली होगी। ठीक है, लिखित और अलिखित संविधान का उद्देश्य क्या है। अब बात आती है संविधान कितने प्रकार का होता है, तो संविधान 2 प्रकार का होता है, लिखित और अलिखित। ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित संविधान है और अमेरिका का संविधान है लिखित संविधान है, यानी हमारे भारत का संविधान भी
लिखित संविधान है। अब देखो अंतर क्या है दोनों में, अंतर ये है जो भारत और अमेरिका के संविधान में जो प्रावधान लिखे हुए हैं, जो प्रावधान जुड़े हुए हैं, उन्हीं के आधार पर आपको न्याय मिलेगा और दंड की व्यवस्था भी उन्हीं आधारों पर होगी। यदि व्यवस्था नहीं है तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। लेकिन अलिखित संविधान क्या होता है, अलिखित संविधान में सिचुएशन देख करके प्रावधान जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, सिचुएशन देख के संविधान में प्रावधान जोड़ दिए जाते हैं। हालांकि वहां पे क्या है, कुछ ना कुछ तो होगा, एक वहां पे क्या है, उनकी सूचियां हैं, कुछ न्याय निर्णय हैं, कुछ परंपराएं हैं, उन्हीं को उन्होंने एक पुस्तक में उतार लिया है और उसी के आधार पर वो अपना न्याय देते हैं या दंड की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, अब बात आती है आगे, भारत का संविधान सबसे लंबा और लिखित संविधान है, ये आपको फैक्ट याद रखना है। ठीक है, अगला है, मूल रूप से इसमें एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, ये हम मूल संविधान की बात कर रहे हैं। यदि हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 395 ही अनुच्छेद हैं। यदि कोई कहता है कि 465 अनुच्छेद हैं, हाँ भाई ठीक है, लेकिन हम जो ऑप्शन, जो क्वेश्चन आएगा, आंसर हमको टिक करना है, वो 395 ही टिक करना है। ठीक है, क्या कर दिया है ना, जैसे कि अब वो 465 कैसे हो गए। ठीक है, 465 हो कैसे गए, इसका कारण क्या है, जैसे कि 16 है, आर्टिकल 16, अब 16(1), 16(2), 16(3), 16(4), तो इस तरीका से क्या है और जुड़ते गए हैं। तो काउंटिंग में तो 395 ही हैं, लेकिन अगर वैसे देखोगे आप तो संख्या 465 भी हो गई है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं, यदि हम आगे बात करें, अगला पॉइंट है इसका, वर्तमान में एक प्रस्तावना, 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, नोट कर लेना इसको आप। उसके बाद है अगला, जो हमारा संविधान है, आखिर ये संविधान इतना कह सकते हैं, इतना लंबा संविधान, इतना बड़ा संविधान, इसके बनने के पीछे कारण क्या रहे होंगे, सोचो आप। तो अब कारण बहुत सिंपल है, ज़्यादा सोचना नहीं है आपको, बहुत सिंपल कारण है इसके। पहला कारण तो यही है इसका, पहला कारण यही है इसका, भौगोलिक कारण। ठीक है, भौगोलिक कारण कैसे कह सकते हैं, भौगोलिक कारण ऐसे कह सकते हैं, यदि हम ये देखें, थोड़ा मैप थोड़ा सही नहीं बनेगा, मैं कोशिश करूंगा, थोड़ा कोऑपरेट कर लेना। ठीक है, यहां से लेकर के और यहां तक, ठीक है, और यहां से लेकर के यहां तक, यानी कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक भारत का विस्तार है। ठीक है, तो भारत का विस्तार है, ये भी एक रीजन रहा है भारत के संविधान को इतना लंबा और बड़ा होने में। अगला है इसमें भारत की विविधता, और एक मिनट, ठीक है, भारत की विविधता। अब क्वेश्चन आता है आपका तो आपको सही करके आना है। यदि उसमें आता है इसके पीछे लंबा होने के पीछे क्या रीजन थे, तो पहले तो यही हो गया, भारत का विस्तार और विविधता। विविधता का मतलब क्या है, विविधता का मतलब क्या है कि मतलब सपोज करो एक हम कमरे से तुलना करते हैं इसकी। ठीक है, तो एक कमरे में क्या है, अलग अलग प्रकार के लोग हों। जैसे कि हम कह सकते हैं, इसमें हम छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि सपोज करो हम, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई किसी की, मतलब इस प्रकार से पूरा कमरा भरा हुआ है। तो ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी विचारधारा अलग होंगी, तो ये भी विचारधारा अलग होंगी, मान्यता अलग अलग होंगी। तो इस प्रकार से हमारा जो पूरा देश है वो विविधताओं से भरा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया इसका एक रीजन। अगला रीजन है इसका, यदि हम ऐतिहासिक रीजन की बात करें तो ऐतिहासिक रीजन में 1935 अधिनियम का प्रभाव। ठीक है, 1935 अधिनियम को हम ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं, देखो ज़्यादा महत्वपूर्ण हम इसलिए मानते हैं क्योंकि 1935 का अधिनियम था, उसमें बहुत सारी बात ऐसी थी जिनको हमने एज ए डैश अपने मूल संविधान में ले लिया था। जैसे कि एक संघीय न्यायालय की स्थापना, ठीक है, और अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ थी, हमने डायरेक्ट उठा के अपने मूल संविधान में ऐड कर लिया था। क्यों ऐड कर लिया था, क्योंकि जो 1935 का जो अधिनियम आया था तो उसमें जो बातें थी, जो बातें मूल बातें थी या प्रावधान जुड़े हुए थे, वो हमारी भारत की जो परिस्थिति थी, सिचुएशन थी, उसके अनुसार जुड़े हुए थे। और हमने ये देखा कि ये आज भी प्रासंगिक है। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को हमारी जब पहली बैठक हुई थी, तो उस दौरान हमने ये महसूस किया कि आज भी परिस्थितियां वैसी ही हैं जैसे उस समय थी। तो कोई दिक्कत नहीं, यदि
उन प्रावधानों को यदि हम उठा करके यदि जो नया संविधान देश के लिए बन रहा है यदि उसमें जोड़ दें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये एक ऐतिहासिक कारण रहा था। अगला है संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, जो बड़े सौभाग्य की बात है कि जो हमारा संविधान का निर्माण हो रहा था तो हमारे संविधान में एक से एक बड़े कानून विशेषज्ञ थे, जैसे कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की बात करें, सर B.N. राव की बात करें, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर की बात करें, तो मतलब बहुत सारे ऐसे विद्वान थे जिनका प्रभुत्व था, यानी कि उन्होंने अपनी मान्यताएं दी, अपने विचार रखे और एक बेहतर से बेहतर एक संविधान की एक रूपरेखा पेश की। ठीक है, तो कितने कारण हुए? 3 कारण, भौगोलिक कारण, ऐतिहासिक कारण और कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हालांकि वनडे एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन पीसीएस और यूपीएससी में से इस पॉइंट के चांस है। ठीक है, अगली बात आती है हमारी, अगली बात पर अगर हम आए तो इसका विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। देखो मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये चीज़ करा दी है कि हमने कहाँ से क्या लिया है, जैसे कि सपोज करो अफ्रीका से हमने क्या लिया है, ब्रिटेन से क्या लिया है, अमेरिका से क्या लिया है। चलो मैं 1-2 बता देता हूँ। मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, ये हमने अमेरिका से लिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से लिया है। ठीक है, उसके बाद संविधान में संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया है। जर्मनी से क्या लिया है हमने? आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन हमने जर्मनी से लिया है। उसके बाद यदि हम विधायी प्रक्रिया की बात करें, एकल नागरिकता की बात करें, तो हमने ब्रिटेन से लिया है। तो ठीक है, तो ये भी एक कारण, ये एक तरीके से हम मान सकते हैं कि ये भी संविधान की एक विशेषता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण। ये पॉइंट आपको थोड़ा याद रखना है, क्योंकि याद रखने वाली बात है इसमें। यह है नम्यता और अनम्यता। आप शब्द पढ़ते होंगे कि जो भारतीय संविधान है वो नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है। इसका मतलब क्या होता है? नम्यता और अनम्यता शब्द आप देखते हो, इसका सिंपल सीधा मतलब यह है, ध्यान रखना, आप नोट कर लेना। नम्यता और अनम्यता का मतलब संविधान के संशोधन से है। ठीक है, नोट कर लेना। मैं उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। नम्यता और अनम्यता का यदि हम संक्षेप में देखें तो संविधान के संशोधन से है। अर्थात यदि हमें संविधान का संशोधन करना है तो उसकी प्रक्रिया सरल है, ब्रिटेन की तरह सरल है या फिर अमेरिका की तरह कठोर है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने ना तो ब्रिटेन की तरह सरल तरीके से संविधान संशोधन प्रक्रिया को ऐड किया है और ना ही अमेरिका की तरह कठोर प्रक्रिया को अपनाया है, बल्कि दोनों का मिला जुला रूप, यानी कि ना तो ज्यादा कठोर और ना ज्यादा लचीली। ठीक है, तो ये बात है। अनम्य का मतलब क्या होता है? कठोर, यानी कि संविधान में यदि संशोधन करने का अधिकार पता है संसद को दे रखा है। ध्यान रखना, यदि संविधान में यदि संशोधन करना है तो ये अधिकार हमने संसद को ही दे रखा है संविधान ने। ठीक है, किसी भी राज्य की विधानसभा या विधानमंडल को कोई अधिकार नहीं है संविधान संशोधन करने में। ठीक है, तो आपको ये भी चीज नोट करनी है। उसके बाद आती है बात, यदि हम थोड़ा और बात करें, नम्य का मतलब होता है लचीलापन, यानी ब्रिटेन में यदि संशोधन करना हो तो हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अमेरिका में करना हो तो थोड़ा प्रोसेस है, थोड़ा कठोर प्रोसेस है। ठीक है, उसका। इसके बाद है, अब इसी का मतलब समझ लो, हमारा संविधान जो है, हमारा संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर है, बल्कि क्या है, दोनों का मिश्रण है। कभी क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान कैसा है? नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है, यानी कि लचीलापन और कठोरता दोनों का मिश्रण है। ये आपको फैक्ट एक याद रखना है। ठीक है, मैंने इन दोनों का मतलब आपको बता दिया है। अगला शब्द है 368 में संशोधन के 2 रूप दिए हैं। ठीक है, वही बात है, संविधान संशोधन करने की बात है, नम्यता और अनम्यता की बात है। जैसे कि एक तो होता है विशेष बहुमत, एक होता है साधारण बहुमत। जैसे कि यदि हमें मूल अधिकारों में संशोधन करना हो, नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन करना हो, तो हम इसको साधारण बहुमत से नहीं कर सकते। इसको यदि संविधान में संशोधन करना है तो इसके लिए हमें विशेष बहुमत की आवश्यकता है। मैं बताऊंगा विशेष बहुमत कितने प्रकार, कैसे कैसे होता है, वो प्रोसेस आगे का चैप्टर है। बस आपको इतना समझना है, संशोधन 2 प्रकार से होता है। एक विशेष बहुमत से यदि मूल अधिकारों में संशोधन करना हो या फिर डीपीएसपी में संशोधन करना हो। और यदि साधारण बहुमत की बात करें तो साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है? यदि हमें किसी नए राज्य का गठन करना हो, सपोज करो हमें किसी नए राज्य का गठन करना है। ठीक है, तो नए राज्य का गठन करना है या फिर उसके नाम में परिवर्तन करना है, तो ठीक है, तो इस प्रकार के संशोधन होंगे वो साधारण तरीके से हो जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एक और होता है विशेष बहुमत,
प्लस आधे राज्यों का समर्थन। यानी कि यदि कोई ऐसा विषय है जो राज्य से भी जुड़ा हुआ है और केंद्र से भी जुड़ा हुआ है तो उसमें संशोधन करने का अधिकार राज्यों को भी होता है और केंद्र को भी होता है। यानी कि मतलब आधे राज्य होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जैसे कि ये सपोज करो 28 राज्य हैं, ठीक है, 28 राज्य हैं तो इसका मतलब क्या है 14, ठीक है। 14 से जो राज्य ऊपर होंगे मतलब इनका समर्थन लेना अनिवार्य है, ठीक है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं जैसे कि शक्तियों का विभाजन, कि केंद्र को कौन सी शक्ति मिलेगी, राज्य को कौन सी शक्ति मिलेगी। तो इसमें संसद या केंद्र सरकार अपने तरीके से संशोधन नहीं कर सकती, राज्यों का भी समर्थन अनिवार्य है, ठीक है। अब अगली बात आती है संघीय व्यवस्था की बात करते हैं हम। अगला जो विशेषता है वो है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। आपको नोटिस करना है इसमें एक चीज, आपको एक चीज में नोटिस करनी है कि संविधान की विशेषता है, एक तो है एकात्मकता और एक है संघीय व्यवस्था। मतलब दो फीचर हैं कि जो एकात्मक शासन कब होता है और संघीय शासन कब होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहता हूं। यदि हम बात करें कि भारत में क्या है, इस समय संघीय व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि केंद्र को अलग से शक्तियां दी गई हैं, राज्य को शक्तियां अलग से दी गई हैं, ठीक है। राज्य एक मतलब जो राज्य को अलग से जो कह सकते हैं प्रावधान जुड़े हुए हैं और केंद्र के प्रावधान अलग से जुड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन एकात्मकता का क्या मतलब होता है? एकात्मकता का मतलब क्या होता है, यहां पर राज्य जो होते हैं ना, राज्य जो होते हैं, राज्यों की जो कह सकते हैं शक्तियां होती हैं वो सीमित हो जाती हैं, केंद्र सर्वोसर्वा हो जाता है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कुछ, ये तो सब आपातकाल के समय होता है, ठीक है। हाँ, आपातकाल एक ऐसी स्थिति है, आपातकाल के समय क्या हो जाता है, पूरी शक्तियां केंद्र के हाथ में आ जाती हैं। यानी कि राज्य को जो शक्तियां दी गई होती हैं वो सीमित हो जाती हैं, अर्थात खत्म हो जाती हैं, और पूरा जो वर्चस्व किसका हो जाता है, केंद्र सरकार का, अर्थात भारत सरकार का, ठीक है। अब हम थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं संघीय का मतलब क्या होता है। दो सरकार, ठीक है, याद रखना क्वेश्चन आता है संघीय सरकार से क्या तात्पर्य है। दो सरकार होंगी तो वो संघीय होगा, शक्तियों का विभाजन होगा। यानी कि संघीय सरकार के अंतर्गत क्या होगा, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होगा। जैसे कि राज्य को शक्तियां कौन सी मिलेगी और केंद्र को शक्तियां कौन सी मिलेगी, ठीक है। आपने पढ़ा हुआ जो सूचियां हैं, यदि आपने 7वीं अनुसूची पढ़ी होगी तो उसमें दिया हुआ है अच्छी तरीक़ा से कि केंद्र को शक्तियां कौन सी दी हुई हैं, राज्य को शक्तियां कौन सी दी हुई हैं, और ऐसी शक्तियां जो केवल दोनों को दी हुई हैं, समवर्ती सूची, ठीक है। अगला है अवशेष शक्तियां जिन पर अधिकार किसका है, केंद्र सरकार का अधिकार है। अगली बात है लिखित संविधान होगा, ठीक है। यानी कि यदि संघीय व्यवस्था को यदि हमें चलाना है तो उसके लिए एक लिखित संविधान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लिखित संविधान नहीं होगा तो शक्तियों का विभाजन किस तरीका से करोगे, अब झगड़ा रहेगा। राज्य क्या करेगा, केंद्र में इंटरफेयर करेगा और केंद्र राज्य में इंटरफेयर करेगा मामलों में। तो इसलिए लिखित संविधान का होना अति आवश्यक है, ठीक है। एक तो ये एग्जाम्पल हो गया इसका। अगला है संविधान की सर्वोच्चता। अरे भाई, जब संविधान को ही नहीं मानोगे आप, यदि संविधान सर्वोच्च नहीं होगा तो दिक्कत आएगी, तो फिर भी संघीय व्यवस्था नहीं मानी जाएगी, ठीक है। आगे है संविधान की कठोरता। यदि हम संघीय व्यवस्था को, यदि हम किसी देश की व्यवस्था में यदि ये देखें इस देश की जो व्यवस्था है वो संघीय व्यवस्था है, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ संविधान का जो प्रारूप होगा वो कठोर होगा। अब कठोर से तात्पर्य क्या है, कठोर से तात्पर्य ये है कि उसमें संशोधन आसानी से नहीं होगा। यानी कि कुछ कुछ स्थितियों में तो साधारण बहुमत से हो जाएगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे या महत्वपूर्ण प्रावधान होंगे जो देश के हित से जुड़े होंगे, लोगों के अधिकारों से जुड़े होंगे, उनकी स्वतंत्रता से जुड़े होंगे, तो उनमें संशोधन करना आसान काम नहीं होता है। उनका प्रोसेस विशेष बहुमत से होगा। और जो केंद्र और राज्य यदि दोनों के शक्तियों से संबंधित होगा तो उसमें राज्यों का भी समर्थन लेना पड़ेगा, आधे राज्यों का समर्थन लेना पड़ेगा, और प्लस विशेष बहुमत। आगे मैं सारी चीज आपको डिटेल में कराऊंगा, ठीक है। अगला है स्वतंत्र न्यायपालिका एवं द्विसदनीयता। देखो, स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब क्या होता है। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब यहाँ ये है कि जो संघीय व्यवस्था होगी वहां पर क्या होगा, न्यायपालिका क्या होगी, स्वतंत्र होगी, ठीक है। अगला है द्विसदनीयता। अब देखो, द्विसदनीयता यदि आप शब्द सुनते होंगे तो आपके दिमाग में एक चीज आती होगी कि आखिर इस शब्द का मतलब क्या है। थोड़ा हल्का कर लो इसे, ठीक है। द्विसदनीयता,
द्विसदनीयता। ठीक है, थोड़ा राइटिंग ऐसी आ रही है यार, थोड़ा कोऑपरेट करना। ठीक है, द्विसदनीयता का मतलब क्या है? मतलब सदन में क्या होंगे? दो रूप होंगे। अब हम केंद्र सरकार की बात कर लेते हैं, हम संसद की बात कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यदि हम संसद की बात करें तो संसद में दो हैं, एक तो है लोकसभा और एक है राज्यसभा। तो ये क्या हो गए? दो सदन हो गए। इसी प्रकार से जो राज्यों के विधानमंडल हैं उनमें भी दो सदन होते हैं, कुछ में एक ही सदन होता है, लेकिन अधिकांश अगर हम देखें और मतलब देख सकते हैं, मतलब दो सदन होते हैं विधानमंडल। जो राज्य के विधानमंडल होंगे उनमें दो सदन होंगे, एक तो विधानसभा और एक विधान परिषद। ठीक है, इस शब्द का मतलब ये है कि अगर हम संघीय व्यवस्था की बात करेंगे तो वहां पर क्या होगा? द्विसदनीयता का होना अनिवार्य है। यदि ये सब है प्रावधान तो ध्यान रखना संघीय व्यवस्था है, यदि ये प्रावधान नहीं है तो वहां पर क्या है? वहां पर संघीय व्यवस्था नहीं है। अगला है एकात्मकता। एकात्मकता का मतलब क्या है? एकात्मकता का मतलब क्या है? एक असम से हम कह सकते हैं कि मतलब सारी शक्तियां जो हैं वो एक ही तरफ झुक जाती हैं। तो इसमें कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं उनकी बात करते हैं हम। यदि हम बात करें कि इस देश की जो शासन व्यवस्था है वो एकात्मक है, तो उसमें पहला क्या आएगा? एक सशक्त केंद्र, यानी एक मजबूत केंद्र होगा उसमें। एकल नागरिकता, ठीक है, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति तथा आपातकालीन प्रावधान। आपने सारी चीज देखी और आपको एक चीज महसूस हुई होगी, हम नागरिकता की बात कर रहे हैं, राज्यपाल की नियुक्ति की बात कर रहे हैं, आपातकाल की बात कर रहे हैं, एक मजबूत केंद्र की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये सारे जो लक्षण हैं वो एकात्मकता के लक्षण हैं। ये सारे लक्षण क्या है? ये सब एकात्मकता के लक्षण हैं। कैसे? यानी जिस देश में केंद्र ज्यादा मजबूत होगा, ठीक है, तो वहां कैसी व्यवस्था है? वह एकात्मकता व्यवस्था है। ये स्थिति कब आती है? अधिकांश समय में आपातकाल के समय ही आती है। ये स्थिति आपातकाल के समय आती है। ठीक है, और आप देखते होंगे जब चुनावों का समय चलता है तब भी स्थिति आपको देखने को मिलती है। ठीक है, एकल नागरिकता। अब क्वेश्चन किस तरीका से बनेगा? अब हम थोड़ा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन इस तरीका से बनेगा कि संघीय व्यवस्था का उदाहरण है या संघीय व्यवस्था किसे संबंधित रखती है? उसमें क्या होगा? शक्तियों का विभाजन ऑप्शन देगा, लिखित संविधान देगा, ठीक है, उसके बाद संविधान की सर्वोच्चता देगा, एक दे देगा नागरिकता। ठीक है, तो नागरिकता वाला क्वेश्चन जो होगा ऑप्शन वो गलत होगा, क्योंकि जो एकल नागरिकता का जो कंसेप्ट है वो है संघीय व्यवस्था का ना होकर के वो एकात्म व्यवस्था का स्वरूप है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपने ये समझ ली होंगी सारी चीजें। अब हम आगे देखते हैं। जब आपातकाल लगता है तो संघीय ढांचा क्या होता है? एकात्मक में बदल जाता है। ठीक है, संघीय ढांचा क्या होता है? एकात्मक में बदल जाता है। आपको ये चीज याद रखनी है, जो हमारा संघीय ढांचा है, यदि साफ सीधी बात है तो मैंने आपको बता दिया है, यदि आपातकाल यदि इमरजेंसी लगेगी तो क्या होगा? जो संघीय ढांचा था वो खत्म हो जाएगा, कुछ समय के लिए सीमित हो जाएगा और पूरी शक्तियां किस में पहुंच जाएंगी? केंद्र में। ठीक है, ये हमारा पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम आगे बात करते हैं सरकार का संसदीय रूप। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये यदि आपको समझ में अच्छे से आ गया तो आपको थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, सरकार का संसदीय रूप, इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मोटा मोटा मतलब क्या है? यदि हम अमेरिका की बात करें तो वहां पे क्या है? अध्यक्षीय प्रणाली है। पहला तो यही क्वेश्चन बन जाता है कि जो अमेरिका की जो प्रणाली है वो कैसी प्रणाली है? अध्यक्षीय प्रणाली है। अध्यक्षीय प्रणाली का मतलब क्या होता है? अध्यक्षीय प्रणाली का मतलब ये होता है वहां पर जो कह सकते हैं जो सर्वोसर्वा होता है, देश को चलाने वाला होता है, शासन व्यवस्था का जो मालिक होता है, ठीक है, वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि अमेरिका के प्रधानमंत्री जी आए, हमेशा यही सुना होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जी आए, बराक ओबामा हैं, डोनाल्ड ट्रंप हैं। तो इस तरीके से हम आते हैं। और एक चीज और, जो यहाँ की जो संसद है, ठीक है, तो क्या है ना, उसका सिस्टम कैसा है? हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ कार्यपालिका जो है वो संसद के प्रति उत्तरदायी है नीतियों के लेकर। ठीक है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहां क्या है? वहां कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। मैं समझाऊंगा विधायिका का मतलब भी क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और जो आगे की जो विशेषताएं बची हैं हम उनको अगली वीडियो में करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे और अपने एक रफली नोट्स भी बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।